हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्विज़र में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 15 दिसंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे ये क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इस वीडियो की PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, ग्राम विकास प्रभात की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य मनरेगा के तहत काम देने में अव्वल रहा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट होगा, उत्तर प्रदेश। अगला है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान का उद्घाटन किया? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट होगा, गाजियाबाद में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की जनवरी 2022 से लेकर के अगस्त 2022 तक की यानी कि 8 मंथ की अगर आपको PDF ई बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ से आप ये PDF ई बुक डाउनलोड कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आपको सितंबर, अक्टूबर या नवंबर मंथ की PDF ई बुक डाउनलोड करनी है उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की तो इसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर इसे डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के आगरा के यमुना पार क्षेत्र के निवासियों को पानी की समस्या खत्म करने के लिए कितने करोड़ रुपए की योजना स्वीकृति दी गई है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट होगा, 624 करोड़ रुपए की। अगला है, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट होगा, PT ऊषा। अगला है, हाल ही में किस राज्य में वनीकरण परियोजना लॉन्च की गई है? तो जो वनीकरण परियोजना है ये केरल में लॉन्च की गई है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। अगला है, 11 दिसंबर 2022 को किस लीडर को SIES अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। अगला है, किस देश ने अरब निर्मित पहला लूनर स्पेस क्राफ्ट लॉन्च किया? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, संयुक्त अरब अमीरात ने। अगला है, किस देश की कंपनी आई स्पेस ने दुनिया का पहला कमर्शियल मून लैंडर लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है जापान की कंपनी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला है, भारत सरकार ने PM स्वनिधि योजना को किस वर्ष तक विस्तार कर दिया है यानी कि बढ़ा दिया है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट होगा, 2024 तक। तो दोस्तों, ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 11 दिसंबर 2022 को वाराणसी में भरथियार के पुनर्निर्मित घर में महाकवि सुब्रमण्यम भरथियार की प्रतिमा का उद्घाटन किया? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट होगा, MK स्टालिन। दोस्तों, तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन, इन्होंने 11 दिसंबर को 11 दिसंबर को वाराणसी में भरथियार के पुनर्निर्मित घर में महाकवि सुब्रमण्यम भरथियार की प्रतिमा का उद्घाटन किया। स्टालिन ने उनकी 100वीं पुण्यतिथि पर एक स्मारिका भी जारी की है। ये जो भरथियार थे, सुब्रमण्यम भरथियार, ये कौन थे? तो ये एक तमिल लेखक थे, कवि थे, पत्रकार थे और भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता, समाज सुधारक और एक बहुभाषाविद थे। ठीक है, तो आपको इनका नाम याद रखना है, कवि सुब्रमण्यम भरथियार। इनके जो है प्रतिमा का उद्घाटन किया है, किसने किया है? तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने वाराणसी में इनका जो घर है वहाँ पर जो है एक प्रतिमा का उद्घाटन किया गया है। और ये थे कौन? सुब्रमण्यम भरथियार। तो ये एक तमिल कवि थे, इसके साथ साथ ये पत्रकार भी थे, भारतीय स्वतंत्रता सेनानी भी थे, इसके अलावा समाज सुधारक और बहुभाषाविद थे। तो आप नाम याद रखेंगे, सुब्रमण्यम भरथियार। इनकी प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? वाराणसी में। और किसने किया? तो तमिलनाडु के CM MK स्टालिन ने। अगला है, हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने कुल कितने क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किए? ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट होगा, 7। दोस्तों, संस्कृति मंत्रालय ने हाल ही में 7 सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किए हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ पे किए हैं? तो पटियाला, नागपुर, उदयपुर, प्रयागराज, कोलकाता, दीमापुर और तंजावुर में मुख्यालय के 7 क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र यानी कि ZCC स्थापित किए। इन केंद्रों का उद्देश्य देश भर में कला, संस्कृति और शिल्प को संरक्षित और विकसित करना है। सरकार क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र यानी ZCC कोविड-19 गतिविधियां और कार्यक्रमों के संचालन के लिए नियमित वार्षिक अनुदान सहायता प्रदान करती है।
तो यहाँ से आपको याद रखना है कि जो संस्कृति मंत्रालय है उसने कितने कितने जो है क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किए हैं। तो 7 क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किए, और उनमें से हमारे प्रदेश में अगर देखा जाए तो एक केंद्र स्थापित किया गया है कहाँ पे, और वो किया गया है प्रयागराज में। तो ये आपको यहाँ से याद रखना है। अगला है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मंत्रियों का सम्मेलन संपन्न हुआ। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, वाराणसी। दोस्तों, सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस 12 दिसंबर 2022 पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मंत्रियों का सम्मेलन दिसंबर 2022 में वाराणसी में संपन्न हुआ। उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, उन्होंने सम्मेलन का उद्घाटन किया। तो यहाँ से याद रखेंगे कि जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मंत्रियों का सम्मेलन था तो वो कहाँ पर संपन्न हुआ, तो ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी में संपन्न हुआ है सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस के अवसर पे। अब दोस्तों, वाराणसी की अगर हम बात करें तो वाराणसी का एक जिला एक उत्पाद क्या है, तो वो आपको याद रखना है। ओडीओपी क्या है, तो बनारसी रेशम साड़ियाँ, ये वाराणसी का ओडीओपी है। इसके अलावा वाराणसी से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखने हैं, ठीक है। जैसे आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाता है वाराणसी से रिलेटेड है कि अभी जो डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना का शुभारंभ किया गया था, जो कि केंद्र सरकार की योजना थी, तो इसका जो शुभारंभ है वो कहाँ से किया गया था, तो इसका जो शुभारंभ है वो किया गया था वाराणसी से, ठीक है। याद रखेंगे आप, डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना कौन सी है, डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना। तो ये आपको यहाँ से याद रखना है, केंद्र योजना। तो इसका जो शुभारंभ है, योजना का शुभारंभ ये कहाँ से किया गया, तो इसका जो शुभारंभ है ये वाराणसी से किया गया है। और दोस्तों, ये कैसी योजना थी, तो ये जो शेड्यूल कास्ट के स्टूडेंट हैं उनको आईएएस की तैयारी के लिए शुरू की गई थी योजना, जो कि केंद्र सरकार की थी, ठीक है। शुभारंभ इसका किया गया था वाराणसी से, ये याद रखेंगे। इसके अलावा आपको वाराणसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और याद रखना है कि प्रदेश का पहला खादी प्लाजा, प्रदेश का पहला जो खादी प्लाजा है, खादी प्लाजा, तो ये कहाँ पे स्थापित हुआ, खादी प्लाजा प्रदेश का पहला खादी प्लाजा, ठीक है। याद रखेंगे आप, ये पहला है प्रदेश का, तो कहाँ पे स्थापित हुआ, ये भी वाराणसी में ही स्थापित हुआ है, इसको भी आपको याद रखना है। इसके अलावा और अगर हम वाराणसी से रिलेटेड देखें तो याद रखेंगे जो वाराणसी है ये किस नदी के तट पर स्थित है, तो ये गंगा नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। और वाराणसी को ही काशी और बनारस भी कहा जाता है, तो ये भी आपको यहाँ से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली मास सेगमेंट फ्लेक्स फ्यूल कार किस कंपनी द्वारा लॉन्च की गई। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट होगा, मारुति सुजुकी के द्वारा। दोस्तों, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, जो मारुति सुजुकी कंपनी है, इसने 12 दिसंबर को घोषणा की कि जो वैगनार कार है, इसकी एक वैगनार कार आती है, आप सभी लोग जानते होंगे। तो जो वैगनार कार है इसे जो है अभी फ्लेक्स फ्यूल प्रोटोटाइप वाहन को दिल्ली में लॉन्च किया गया, यानी इसकी जो वैगनार कार है इसे एक नए तरीके से लॉन्च किया गया है, और ये जो वैगनार कार होगी ये फ्लेक्स फ्यूल प्रोटोटाइप पे आधारित है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की उपस्थिति में भारत के पहले मास सेगमेंट फ्लेक्स फ्यूल प्रोटोटाइप ऑटोमोबाइल का अनावरण किया गया, यानी ये जो वैगनार कार है ये भारत की पहली ऐसी वैगनार कार लॉन्च की गई है जो कि मास सेगमेंट फ्लेक्स फ्यूल पर आधारित है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि फ्लेक्स फ्यूल है क्या, जो कि अभी तक ऐसी कारें लॉन्च नहीं हुई हैं और ये इंडिया की पहली कार है। तो दोस्तों, फ्लेक्स फ्यूल प्रोटोटाइप क्या होता है, दरअसल अभी क्या है कि जो भी गाड़ियाँ होती हैं वो पेट्रोल से चलती हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी कई सारी गाड़ियाँ जो है लॉन्च हो रही हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि ईवी पर आधारित है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल भी लॉन्च किए जा रहे हैं। लेकिन ये जो फ्लेक्स फ्यूल प्रोटोटाइप है ये क्या होता है, तो दोस्तों इसमें क्या है कि जो गाड़ी है वो पेट्रोल और इथेनॉल के मिक्सर पर काम करती है, यानी इसका जो फ्यूल होगा वो पेट्रोल और इसके साथ एथेनॉल मिला हुआ होगा। यानी जो फ्लेक्स फ्यूल प्रोटोटाइप है इसमें 20% इथेनॉल होता है और इसमें 80% क्या होता है, पेट्रोल होता है। और इसके अलावा भी इसे जो है 85% इथेनॉल और 20% पेट्रोल वाले मिश्रण पर भी चलाया जा सकता है, और इसी को हम कहते हैं फ्लेक्स फ्यूल। यानी कि इथेनॉल और जो पेट्रोल का मिक्सर है
उसको हम कहते हैं फ्लेक्स फ्यूल। तो अभी तक ऐसी कार जो है इंडिया में लॉन्च नहीं थी जो कि फ्लेक्स फ्यूल प्रोटोटाइप पर चलती हो, यानी कि जो ईंधन के लिए यूज किया जाए वो पेट्रोल और इथेनॉल का मिक्सर हो। ठीक है, तो इस बात को याद रखेंगे। फ्लेक्स फ्यूल क्या होता है समझ चुके होंगे, और ऐसी जो कार है वो पहली लॉन्च की है मारुति सुजुकी ने। अब अगर हम यहाँ पे बात करें कि जो फ्लेक्स फ्यूल है इससे लाभ क्या है, क्यों ऐसी कार जो है लॉन्च की गई है, तो दोस्तों क्या है कि जो फ्यूल ये फ्लेक्स फ्यूल होता है, फ्लेक्स फ्यूल से लाभ ये होता है कि ग्रीन हाउस गैसों को जो है 80% तक कम करने में ये मदद करेगा, जो फ्लेक्स फ्यूल होता है वो पेट्रोल की अपेक्षा। इसके अलावा आत्मनिर्भर भारत पहल को भी ये गति देगा। अब आत्मनिर्भर भारत को गति कैसे देगा, तो क्या है कि जो इथेनॉल है इसका निर्माण हमारे देश में होता है। तो क्या है कि भारत जैसे चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है, तो इसी तरह से जो ये अपशिष्ट होते हैं फसलों के, उससे क्या होता है इथेनॉल का निर्माण किया जाता है। तो इस तरह से जो हमारा देश है वो इथेनॉल को जो है उत्पादित करता है, और इथेनॉल से अगर वाहन को जो है इसमें चलाया जाएगा पेट्रोल के साथ मिक्सर करके, तो इससे क्या होगा कि भारत एक आत्मनिर्भर बनेगा और दूसरे देशों पर पेट्रोल के लिए निर्भर भी नहीं होना होगा। तो ये एक लाभ इससे होगा कि जो फ्लेक्स फ्यूल प्रोटोटाइप वाहन होंगे उसमें पेट्रोल के साथ साथ इथेनॉल का भी मिक्सर किया जाएगा। तो ये लाभ एक इससे मिलेगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि फ्लेक्स फ्यूल प्रोटोटाइप वाहन क्या होते हैं, और पहला जो लॉन्च किया गया है मारुति सुजुकी ने लॉन्च किया है, और वैगनआर कार को। अगला है, अगली पीढ़ी के लिए धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने के लिए किस देश ने तंबाकू कानून पारित किया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट होगा, न्यूजीलैंड ने। दोस्तों न्यूजीलैंड की सरकार ने नई जनरेशन में स्मोकिंग यानी कि धूम्रपान को रोकने के उद्देश्य से अपने देश में एक नया टोबैको लॉ लेकर आई है। इसे अगली पीढ़ी के लिए दुनिया का पहला टोबैको लॉ माना जा रहा है। यह कानून 2023 में लागू कर दिया जाएगा, और इसके तहत 1 जनवरी 2009 के बाद पैदा हुए किसी भी व्यक्ति को सिगरेट की खरीद पर प्रतिबद्ध होगा। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि हाल ही में किस देश ने तंबाकू को रोकने के लिए एक नया लॉ जो है वो पारित किया है, तो ये किया है न्यूजीलैंड की सरकार ने। और इसमें क्या कहा गया कि 2023 में इस नियम को लागू कर दिया जाएगा, और इसके तहत क्या होगा, तो इसके तहत 1 जनवरी 2009 के बाद जिस भी व्यक्ति का जन्म हुआ होगा वो व्यक्ति सिगरेट की खरीद नहीं कर सकेगा। ठीक है, यानी 2009 के बाद अगर जिसका भी जन्म हुआ है तो वो व्यक्ति जो है 2023 में ये नियम लागू हो जाएगा, तो उसके बाद से वो सिगरेट या जो भी स्मोकिंग वाले पदार्थ हैं उनको नहीं खरीद पाएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, किसने, न्यूजीलैंड की सरकार ने ऐसा नियम लागू किया है। अगला है, हाल ही में किस भारतीय फिल्म ने 2 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार नामांकन प्राप्त किए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट होगा, RRR। दोस्तों SS राजामौली निर्देशित जो पीरियड फिल्म है RRR, इसको जो है जनवरी 2023 में होने वाले गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में 2 श्रेणियों में नामांकित किया गया। हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन ने RR को नॉमिनेट किया। फिल्म को बेस्ट नॉन इंग्लिश लैंग्वेज फिल्म के लिए 2 कैटेगरी में, और बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए फिल्म के गाने नातू नातू को नॉमिनेट किया गया है। हाल ही में जो डायरेक्टर हैं SS राजामौली, इन्हें फिल्म के लिए न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी मिला। RRR इंटरनेशनल अवार्ड कैटेगरी में जगह बनाने वाली इकलौती भारतीय फिल्म है। तो इसका नाम याद रखेंगे, RRR जो फिल्म है, और इसके जो निर्देशक हैं उनका नाम भी आपको याद रखना है, जो डायरेक्टर है SS राजामौली, क्योंकि एग्जाम में कई बार क्या है कि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो याद रखिए जो फिल्म है RRR, इसके डायरेक्टर कौन है, SS राजामौली। और इस फिल्म को जो है अभी इस फिल्म को गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में 2 श्रेणियों में नामांकित किया गया है। अगला है, 15 दिसंबर को इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट का 7वां संस्करण कहाँ शुरू होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट होगा, नई दिल्ली में। दोस्तों इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट का 7वां जो संस्करण है वो 15 दिसंबर 2022 को नई दिल्ली में शुरू होगा। नीति आयोग द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम दुनिया भर और भारत से नई तकनीकी नवाचारों, अनुसंधान, नीतिगत ढांचे और निवेश मॉडल का प्रदर्शन करेगा। यह मैपिंग एंड कन्वर्जेंस ऑफ 5P यानी कि लोगों, नीतियों, योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं के चुनिंदा पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करेगा। तो आपको याद रखना है कि इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट का 7वां संस्करण कहाँ पे शुरू किया जाएगा, तो ये 15 दिसंबर को शुरू होगा। कहाँ पे, नई दिल्ली में शुरू होगा। ठीक, उद्देश्य तो आपने यहाँ पर देखा
कि इसका उद्देश्य क्या होगा। तो नीति आयोग के द्वारा ये जो कार्यक्रम है आयोजित है, यह दुनिया भर और भारत से नई तकनीकी नवाचारों, अनुसंधान, नीतिगत ढांचों और निवेश मॉडल का प्रदर्शन करेगा। अगला है फीफा विश्व कप इतिहास में अर्जेंटीना के लिए सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बने। तो ये बन गए हैं लियोनेल मेसी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। दोस्तों लियोनेल मेसी ने फीफा विश्व कप के इतिहास में अर्जेंटीना के लिए सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गैब्रियल बतिस्तुता का रिकॉर्ड तोड़ दिया। उन्होंने अर्जेंटीना बनाम क्रोएशिया के मैच के दौरान यह उपलब्धि हासिल की है। इसमें इन्होंने 11 गोल करके हंगरी के सांडोर कॉक्सेस और जर्मनी के दुर्गन क्लिंसमैन की बराबरी की। यह उनका 25वां विश्व कप मैच भी था जो लोथर माथेउस के बराबर किसी भी अर्जेंटीना खिलाड़ी द्वारा खेले गए सबसे अधिक मैच हैं। तो यहाँ से आपको क्या याद रखना है कि हाल ही में फीफा विश्व कप के इतिहास में अर्जेंटीना के लिए सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं। तो ये बन गए हैं लियोनेल मेसी। ठीक है, याद रखेंगे। आपसे अगर पूछा जाता है कि अर्जेंटीना के लिए सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं, तो याद रखेंगे लियोनेल मेसी फीफा विश्व कप में। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। और इन्होंने कितने गोल किए हैं तो वो भी याद रखना है, 11 गोल इन्होंने किए हैं। अब यहाँ से अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि फीफा विश्व कप के इतिहास में सबसे ज़्यादा फीफा विश्व कप में सबसे ज़्यादा गोल करने वाला खिलाड़ी कौन है पूरी दुनिया का, तो वो आपको नाम याद रखना है मिरोस्लेव क्लोजे। ठीक है, नाम याद रखेंगे मिरोस्लोव। क्या नाम है? मिरोस्लोव नाम याद रखेंगे आप, मिरोस्लोव क्लोजे। तो ये नाम याद रखेंगे मिरोस्लेव क्लोजे। ये जो है सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी हैं फीफा विश्व कप में। और इन्होंने कितने गोल किए हैं, तो इनके नाम पर जो है 16 गोल दर्ज हैं। ठीक, अगर ये पूछा जाए कि फीफा विश्व कप में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी कौन है, तो मिरोस्लाव क्लोजे। और ये जो लियोनेल मेसी हैं ये अर्जेंटीना के लिए जो है सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। और ये जो मिरोस्लाव क्लोजे है ये दुनिया के सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी हैं। अगला है भारत कजाकिस्तान संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास काजिंद 22 का छठा संस्करण 15 से 28 दिसंबर 2022 तक किस राज्य में आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट होगा, मेघालय में। दोस्तों भारत कजाकिस्तान संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास काजिंद 22 का जो छठा संस्करण है ये 15 से 28 दिसंबर 2022 तक उमरोई मेघालय में आयोजित किया जाएगा। क्षेत्रीय कमान 11 गोरखा राइफल्स और भारतीय सेना के सैनिकों सहित कजाकिस्तान सेना के सैनिक अभ्यास में भाग लेंगे। कजाकिस्तान सेना के साथ संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास 2016 में अभ्यास प्रबल दोस्तक के रूप में स्थापित किया गया था, जिसे बाद में कंपनी स्तर के अभ्यास में अपग्रेड किया गया और 2018 में इसका नाम एक्स काजिंद रख दिया गया। तो ये याद रखेंगे आप कि जो काजिंद अभ्यास है, सैन्य अभ्यास है, ये किन देशों के बीच आयोजित किया जाता है, तो भारत और कजाकिस्तान के बीच आयोजित किया जाता है। और अभी जो ये छठा संस्करण है तो 15 से 28 दिसंबर के बीच आयोजित होगा। कहाँ पे होगा, तो याद रखेंगे आप, मेघालय में ये आयोजित किया जाएगा। ठीक है, 2016 में इस अभ्यास को जो है स्थापित किया गया था, किस नाम से, तो प्रबल दोस्तक के नाम से जो है इसको शुरू किया गया था, लेकिन बाद में इसका नाम बदल दिया गया और एक्स काजिंद इस अभ्यास का नाम कर दिया गया। ठीक है, भारत और कजाकिस्तान के बीच होता है, तो ये आपको यहाँ से याद रखना है। अगला है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट होगा, 14 दिसंबर को। दोस्तों राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस हर साल 14 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य ऊर्जा दक्षता और संरक्षण में देश की उपलब्धियों को दिखाना है। विद्युत मंत्रालय ऊर्जा संरक्षण दिवस 2022 मनाएगा। राष्ट्रपति जो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हैं ये राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 2022 के समारोह में मुख्य अतिथि होंगी। ठीक है, तो याद रखेंगे राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस हर साल कब मनाया जाता है, तो 14 दिसंबर को मनाया जाता है। और कौन सा मंत्रालय इसे मनाता है, तो वो भी याद रखेंगे, विद्युत मंत्रालय के द्वारा इसको मनाया जाता है। तो दोस्तों ये थे 15 दिसंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। ये है कल के वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था कि हाल ही में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण की, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट था, भूपेंद्र पटेल। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज़ कहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। और दोस्तों ये जो ऑप्शन ए दिया गया है सुखविंदर सिंह सुक्खू, ये कहाँ के सीएम बने हैं, तो हाल ही में अभी हिमाचल प्रदेश के सीएम बने हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, क्योंकि अभी 2 राज्यों में चुनाव हुए थे, हिमाचल प्रदेश
और गुजरात। तो ये है आज का क्वेश्चन। इसका जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में भारत की 9वीं राष्ट्रीय पार्टी कौन बनी? इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।